हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सीता की 3-4 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह उठते ही उबकाई आती और सारा दिन चक्कर से आते रहते। पहले उसे लगा खाने में बद परहेजी हो गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। खाया ही नहीं जा रहा था कुछ। देखते ही जी खराब हो जाता। भोली थी लेकिन जीवन की रीत समझती थी, इसलिए घबराहट के कारण जान निकल रही थी। निश्चय किया उसी रात छोटे मालिक से बात करेगी। इस समस्या का हल निकालना है तो वही बता सकते हैं। जब से यह बात दिमाग में आई थी, बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात के 10 बज गए थे। बापू भी अभी तक नहीं आए थे। पहले उन्हें ढूंढ कर लाएगी, फिर जाएगी छोटे मालिक से मिलने। ठेके से घर तक के 2 चक्कर लगा लिए, लेकिन बापू कहीं नजर नहीं आए। हमेशा तो रास्ते में कहीं न कहीं पड़े मिल जाते थे। सीता की माँ को गुजरे 10 साल हो गए थे। पहले तो बद्रीनाथ बिल्कुल भी नहीं पीता था, लेकिन 6-7 साल से रोज शाम को पीकर धुत हो जाता था। सिसोदिया मेंशन की इस बड़ी कोठी में माली का काम करता था। पीछे की तरफ 2 कोठरी के एक छोटे से मकान में वो शुरू से रहता था। पहले चौकीदार और माली दोनों का काम करता था, अब केवल पेड़ पौधों की देखभाल ही करता है। दरवाजे पर अब गार्ड की ड्यूटी रहती, जो आने जाने वालों पर सख्त निगाहें रखता। कोठी के मालिक जगतपाल की शहर में रईसों में गिनती आती थी। वो कठोर और क्रोधित स्वभाव का इंसान था। बद्रीनाथ को पीने के कारण कब का निकाल देता, लेकिन बद्रीनाथ को पेड़ पौधों का अद्भुत ज्ञान था और उसके कारण कोठी के बगीचे की सुंदरता की शहर में कोई बराबरी नहीं कर सकता था। तीसरे चक्कर में सीता को झाड़ियों में बद्रीनाथ बेसुध पड़ा मिला। किसी तरह सहारा देकर घर तक लेकर आई। गेट पर खड़ा गार्ड खींचे निपोर रहा था। जब देखो तब उसे ललचाई नजरों से देखता रहता था। यौवन की दहलीज पर खड़ी सीता में सौंदर्य कूट कूट कर भरा था। वो तो 1 महीने से चेहरा पीला और देह कुछ कमजोर हो गई थी। पिता को पलंग पर लिटाया, दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि सामने से हाँफते हुई राधा रानी आती दिखाई दी। भारी बदन की राधा रानी झुंझलाते हुई बोली, पहले भी आई थी तुम्हारी कोठरी में, कहाँ चली गई थी? बड़े मालिक के 10-15 दोस्त आए हैं, अभी तक रसोई का काम नहीं निपटा है। ये भारी सा लिफाफा छोटे मालिक ने तुम्हें देने के लिए दिया है। कह रहे थे 11 बजे के बाद ही देना और आज ही देना, नहीं तो हम कल देते। और राधा रानी बिना रुके कोठी की तरफ भाग गई। राधा रानी कोठी में रसोई घर का काम संभालती थी और सीता का बहुत ध्यान रखती थी। कोठरी में गर्मी अधिक थी। सीता ने बाहर निकलकर दरवाजे की कुंडी लगाई और बगीचे में लगे बल्ब की रोशनी में लिफाफे में रखे कागज को पढ़ने लगी। उसे जिज्ञासा हो रही थी, छोटे मालिक ने पहले कभी उसे इस तरह से कोई पत्र नहीं भेजा था। सीता, पत्र पढ़ते ही तुम तुरंत अपने कुछ कपड़े और लिफाफे में रखे पैसे लेकर यहाँ से निकल जाना। मैं शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होता जा रहा हूँ और पिताजी की ज्यादती सहन करना मेरे बस में नहीं रहा। उन्होंने कल मेरी सगाई अनुराधा से करने का निश्चय कर लिया है। आज उसके पिता से व्यापार में कोई डील की है और रात को दोस्तों के साथ जश्न मना रहे हैं। सीता, तुम मेरी जिंदगी हो। जीवन में मैंने केवल तुम्हें अपना माना है। यह बात मुझे आखिर में पिताजी को बतानी पड़ी कि मैं क्यों अनुराधा से शादी नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने धमकी दी है अगर मैंने शादी नहीं की तो वो तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं, इसलिए दूर एक छोटे से गांव में मेरे दोस्त का पता तुम्हें दे रहा हूं। वहां चली जाओ, वो तुम्हारी हर तरह से मदद व सुरक्षा करेगा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा आगे साथ नहीं दे रहा हूँ। मैं यह दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। सीता को एकदम से समझ नहीं आया कि ये सब क्या लिखा है और छोटे मालिक माफी क्यों मांग रहे हैं। उसने तो उनसे कोई उम्मीद या वादा कभी किया नहीं था, लेकिन जब पत्र की बातें दिमाग में बैठने लगी तो उसे दहशत हुई। न जाने क्या होने वाला है। दुनिया छोड़कर जा रहे हैं, कहीं कुछ कर तो नहीं लिया है। ओह, बदहवास सी उनके कमरे की उस खिड़की की ओर भागी जो बगीचे में खुलती थी। वो उस खिड़की से ही उस कमरे में आती जाती थी। खिड़की का कांच का दरवाजा अंदर से बंद था, अक्सर वो खुला होता था। सीता ने अपना चेहरा कांच के पास ले जाकर अंदर झांका तो उसकी रूह कांप गई। मुख से चीख निकलती उससे पहले ही उसने अपना हाथ अपने मुंह में ठूंस लिया। छोटे मालिक पंखे से लटके हुए थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। राधा रानी पहले भी उसको पत्र पकड़ाने आई थी, इसका मतलब बहुत देर हो गई थी। देह से प्राण निकल चुके थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो वहीं दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। कितनी तकलीफ में होंगे बेचारे जो यह कदम उठाया। सीता की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
अगर कोठी में जाकर स्थिति की सूचना देती है तो संदेह के घेरे में आ जाएगी। छोटे मालिक ने पत्र लिखा है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। अगर उसकी कोख में छोटे मालिक की निशानी नहीं होती तो वो अपनी जान की चिंता नहीं करती और शोर मचा देती, लेकिन इस अंश की रक्षा के लिए उसे तुरंत पत्र के अनुसार यहाँ से निकलना पड़ेगा। वह लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुंची और जल्दी से एक छोटे से बैग में 4-5 जोड़ी कपड़े रखे। बाहर बहुत शोर हो रहा था। लगता है बड़े मालिक की दावत खत्म हो गई और लोग विदा ले रहे हैं। क्या विडंबना थी। पिता दोस्तों के साथ दावत उड़ा रहा था और पुत्र इतना अकेला बेबस महसूस कर रहा था कि उसने अपना जीवन ही समाप्त कर लिया। सीता का दिल बहुत भारी हो रहा था। बाहर चहल पहल थी। मुख्य द्वार गार्ड ने खोल रखा था। गाड़ियां बेरोक टोक बाहर जा रही थी। वह भी चुपचाप इस गहमा गहमी में निकल गई। किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। बाहर निकलते ही थोड़े दूर चलने पर एक ऑटो नजर आया। तुरंत ऑटो में बैठ गई और बस अड्डे चलने को कहा। डर तो बहुत लग रहा था। कभी घर से दूर नहीं गई थी और अब तो शहर छोड़कर जा रही थी। रास्ते भर हनुमान चालीसा पढ़ती रही मन ही मन। बस अड्डे पर पता किया तो एक बस तैयार खड़ी थी आधे पौने घंटे में प्रयागराज निकलने के लिए। एक टिकट लेकर कोने की सीट पर बैठ गई दुबक कर। अपने को अच्छी तरह दुपट्टे से ढक लिया। बड़े मालिक का इतना खौफ था कि बार बार पलट कर इधर उधर देखती, कहीं कोई उनका आदमी तो नहीं आ गया उसे ले जाने के लिए। आंखें बंद करती तो पंखे से लटकी छोटे मालिक की देह आंखों के सामने घूम जाती। दुख और डर के कारण आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब सीता 12-13 साल की थी, बापू को ढूंढने निकली तो कोठे की खिड़की के पास से गुजरते हुए उसे अंदर से बड़ी अजीब तरह की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी का दम घुट रहा हो और खांस भी रहा हो। खिड़की खुली थी। अंदर झांका तो देखा छोटे मालिक जमीन पर कुछ ढूंढ रहे थे। एक हाथ मुंह पर रखा था और दूसरे से कुछ टटोल रहे थे। इससे पहले उसने छोटे मालिक को 2-3 बार तैयार होकर गाड़ी में बैठकर कहीं आते जाते ही देखा था। वो तुरंत खिड़की से कमरे में कूद गई और पलंग के नीचे खिसक कर इनहेलर उठाकर छोटे मालिक को दे दिया। 5 मिनट अपने आप को संयत कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, धन्यवाद। फिर मुस्कुरा कर बोला, पीछे उस छोटे से मकान में रहती हो ना, क्या नाम है तुम्हारा? सीता ने कहा, सीता। वह आगे बोला, अक्सर देखता हूँ तुम्हें, कभी स्कूल जाते हुए तो कभी अपने पिता के बगीचे में मदद करते हुए। तुम्हारा जब मन करे इस कमरे में आ जाया करो, कोई नहीं होता मेरे अलावा यहाँ। सीता जाने के लिए खिड़की से कूद ही रही थी कि छोटे मालिक की यह बात सुनकर उसे हंसी आ गई। हैसियत और उम्र का फासला कितना था दोनों के बीच। वो 6वीं में पढ़ रही थी और छोटे मालिक 11वीं में। लेकिन शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो छोटे मालिक की लंबाई सीता से 1-1.5 इंच ही ज्यादा होगी और दुबले पतले बीमार से लगते थे, जबकि सीता खुले आसमान के नीचे उछल कूद करने वाली तंदुरुस्ती से खिलखिलाती लगती थी। अगली रात को सीता ने देखा छोटे मालिक खिड़की पर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, और फिर इशारे से उसे बुलाया। चॉकलेट देते हुए बोले, ये तुम्हारे लिए लाया था, खा लेना, बहुत स्वादिष्ट है। कल तुमने मुझ पर बहुत उपकार किया था। अब वो अक्सर रात को उसे कोई न कोई ऐसा स्वादिष्ट पदार्थ खाने को देता और वह प्रसन्नता से ले लेती। एक रात वो बोला, अगर फिल्म देखनी है तो अंदर आ जाओ, बहुत मजेदार फिल्म है, देखने में मजा आएगा। बापू घर में धूत पड़ा था। सीता मान गई। कॉमेडी फिल्म थी। दोनों बहुत हंसे। बड़ा आनंद आया फिल्म देखकर। जब सीता ने कहा, अच्छा छोटे मालिक चलती हूँ, तब वो बोला, सीता तुम मुझे अनंत बोला करो, अब हम दोस्त हैं। लेकिन सीता ऐसा कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। जानती थी किसी के भी सामने छोटे मालिक का नाम मुंह से निकल गया तो उसकी धुनाई हो जाएगी। हैसियत के कारण जो संकोच की दीवार थी दोनों के बीच, वो तोड़ना नहीं चाहती थी। अब अक्सर टीवी देखने या बोर्ड गेम्स खेलने के लिए अनंत उसे कमरे में बुला लेता था। महीने के आखिरी हफ्ते तो सीता रोज ही अनंत के कमरे में चली जाती। उसके घर में तो खाने के लिए उन दिनों कुछ होता नहीं था। बापू शराब में सारा वेतन उड़ा चुका होता था। अनंत राधा रानी से कहकर 4 पराठे बनवाकर कमरे में रखवा लेता था। 2 सीता खा लेती थी और 2 अपने बापू के लिए ले जाती थी। उसे जब होश आता था, भूख लगती, खाना खा लेता। राधा रानी ने उन दोनों की दोस्ती और मुलाकातों को राज ही रखा। जानती थी दोनों बच्चे अपने जीवन की किसी अधूरेपन को बांट रहे थे। उसके मन में अनंत के लिए बहुत सहानुभूति थी। पिता की महत्वाकांक्षा और तिरस्कार उस भोले बच्चे को पनपने नहीं दे रहा था। जगतपाल जब भी नशे में होता, पहले अपनी पत्नी को ताने मारकर बेहाल कर देता कि उसने एक ही औलाद दी, वो भी शारीरिक दृष्टि से कमजोर।
उसे लगता था उसकी इतनी बड़ी जायदाद को संभालने और बढ़ाने का अनंत में दमखम ही नहीं था। फिर जगतपाल अनंत पर चिल्लाता और कोसता कि अनंत कितना असक्षम है, जब देखो तब बीमार रहता है, किसी भी तरह का मानसिक और शारीरिक तनाव झेल नहीं सकता। माँ ने कभी पति के आगे मुंह नहीं खोला तो अनंत भी चुपचाप सुनता रहा। जानता था कुछ बोला या रोया तो जगतपाल और बेकाबू हो जाएगा और जोर से चिल्लाएगा या थप्पड़ मारेगा। कमरे में आकर अनंत अकेले में अपनी और माँ की बेबसी पर आंसू बहाता। कई बार उसके बाद उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती, सारी रात माँ उसे थामे बैठी रहती। लेकिन जब से सीता से दोस्ती हुई थी, पिता से डांट खाने के बाद वह कमरे में आकर रोता नहीं था। सीता को बुलाकर किसी बोर्ड गेम में या बातों में लग जाता और पिता की अपमानजनक बातें भूल जाता। पुत्र की इस खुशी में माँ ने भी बाधा नहीं डाली। जैसा चल रहा है भगवान की मर्जी समझकर खामोश रही। पिता के प्यार से वंचित अनंत में आत्मविश्वास नहीं जन्मा और स्कूल में सहपाठियों के साथ कदम से कदम मिलाकर न चलने के कारण मजाक का विषय बना रहा। लेकिन सीता की नज़रों में वो बहुत ऊंचे स्थान पर था। वो सीता को अपने स्कूल और बाद में कॉलेज की बातें बताता। वो पैसे वालों की इस अनजान दुनिया की बातें बड़ी कौतुक से सुनती। वो अपने मन की बातें, सपने और डर, चिंता सब उसे बताता। सीता उम्र में छोटी, खामोश और शर्मीली लड़की थी। समझ आए या ना आए, अनंत की सब बातें बहुत ध्यान से सुनती थी। अनंत की अंग्रेजी अच्छी थी। उसके द्वारा प्रयोग किए गए भारी भारी शब्द उसे समझ नहीं आते थे, तो अनंत ने उसे अंग्रेजी सिखानी शुरू कर दी। राधा रानी को सीता की काया के उभार देकर ऊंच नीच की चिंता होने लगी थी, तो यदा कदा स्त्री के मान सम्मान की बातें उसे समझा देती थी। सीता की बढ़ती उम्र के साथ सोच भी परिपक्व होती जा रही थी। अनंत के पास अंग्रेजी किताबों और उपन्यासों का ढेर था। वे उसकी साथी थी। सीता अब अनंत से लेकर उन्हें पढ़ने लगी थी और प्रेम कहानियां पढ़ करके उसके मन में एक सपना पलने लगा था। एक ऐसे जीवन साथी की कल्पना करती जिसके प्रति आकर्षित होकर तन मन से उसको समर्पित होकर जीवन व्यतीत करे। आनंद से बात करना उसे अच्छा लगता था। अनंत स्नातक की आखिरी परीक्षा देकर आया था और बहुत खुश था वो। उसने सीता का हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े प्रेम से कहा, जानती हो मैं क्या सपना देखता हूँ? हम दोनों कहीं दूर प्रकृति की गोद में से एक छोटा सा घर लेकर रहें और हमारे पास जितना हो हम उसी में प्रसन्नता और संतुष्टि से रहें। सीता ने हंसते हुए कहा, छोटे मालिक, मैं तो किसी भी परिस्थिति में न्यूनतम साधनों के साथ आराम से रह सकती हूँ, लेकिन आप इन सब वस्तुओं के बिना कैसे रह सकोगे? अनंत मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा साथ होगा तो मैं किसी भी परिस्थिति में सुख से रह सकता हूँ। सीता ने तब तो बात आगे बढ़ाई नहीं, लेकिन उसको चिंता रहने लगी। कुछ समय से उसको अनंत की आंखों में अपने लिए चाहत नजर आने लगी थी, लेकिन उस दिन तो अनंत ने अपने मन की बात बेबाकी से कह दी थी। वो जानती थी इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं था। जगतपाल को भनक भी लग गई तो अनंत को प्रताड़ित करने का एक और मुद्दा मिल जाएगा। उसके बापू की नौकरी भी चली जाएगी। इस उम्र में वो कहाँ जाएंगे और स्वयं उस पर क्या गाज गिरेगी कह नहीं सकते। अभी वो बालिग भी नहीं थी, 10वीं की परीक्षा दी थी। अनंत अपने पिता से कहकर कहाँ जाकर रहेंगे और बाहरी दुनिया का सामना करने में कितना सक्षम है क्या कह सकते हैं। सीता के दिल में अनंत के लिए इतना स्नेह था, वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण वो किसी मुसीबत में पड़े या उसके दिल को आघात पहुँचे। उसने अनंत के पास जाना कुछ कम कर दिया। धीरे धीरे वो मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर देना चाहती थी। जगतपाल चाहता था अनंत अब उसके कारोबार में हाथ बटाना प्रारंभ करे, लेकिन अनंत की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। वो जानता था पिता के साथ काम करने का मतलब है बात बात पर सबके सामने अपमानित होना। पहली बार उसने अपने मन की बात पिता के सामने रखी कि वह 2 साल आगे और पढ़ना चाहता है। जगतपाल को बात जमी तो नहीं, लेकिन वो जानता था उसको अपना पुत्र बोझ लगता है और उसकी कमियों को झेलने का धैर्य उसमें नहीं था, तो मान गया। अनंत अब बहुत खुश था। 2 साल में सीता भी बालिग हो जाएगी, 12वीं भी उत्तीर्ण कर लेगी। वह उसको लेकर अपने दोस्त भास्कर के पास चला जाएगा, जहां उसके साथ आराम से रहेगा। सीता ने आना कम कर दिया था, इससे अनंत का मन दुखी रहने लगा। फिर उसे लगा सही है, अब सीता के समीप आने पर उसके लिए अपने आप पर नियंत्रण रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। जब भी सीता से मिलता भविष्य की बातें करता, उसको सलाह देता 12वीं करके वो अंग्रेजी में बीए करे, फिर बीएड करके किसी स्कूल में अंग्रेजी की शिक्षिका बन जाए। समय बीत रहा था। शारीरिक परिवर्तनों के कारण सीता में संकोच और लज्जा बढ़ती जा रही थी। दूसरे उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ रही थी। पिता का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था, इसलिए
उनकी नौकरी बनाए रखने के लिए बगीचे में वो अधिक समय लगाने लगी थी। कई बार अनंत आर्थिक सहायता करने के उद्देश्य से कुछ रुपए सीता को देने की कोशिश करता तो वो स्वीकार नहीं करती। खाने की वस्तुएं वो ले लेती थी, लेकिन पैसे लेना उसे गंवारा नहीं था। वो ये लांछन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि दोस्ती की आड़ में उसने अनंत से अवांछनीय लाभ लेने की कोशिश की। सीता 12वीं की अंतिम परीक्षा देकर घर आई थी। सोच रही थी कि रात को अवश्य अनंत से मिलने जाएगी। 2 महीने से उसकी शक्ल नहीं देखी थी। रात को जब वो खिड़की के पास पहुंची तो देखा अनंत खिड़की खोले उसका इंतजार में खड़ा है। उसको देखते ही मुस्कुराते हुए खिड़की के आगे से हटते हुए बोला, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अगर और 10 मिनट नहीं आती तो राधा रानी को भेजने वाला था तुम्हें बुलाने के लिए। कमरे की रोशनी में अनंत को देखकर सीता सकते में आ गई। चिंतित स्वर में बोली, आपको क्या हुआ छोटे मालिक, इतने कमजोर कैसे हो गए, बीमार हो क्या? अनंत कुर्सी पर बैठते हुए उदास स्वर में बोला, 1 महीने से तबीयत बहुत खराब चल रही है, 2 बार अस्पताल भी रहकर आया हूँ। सीता ने अनंत का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मुझे राधा आंटी से कहकर पहले क्यों नहीं बुलवाया? अकेले में इतना दर्द सहन करते रहे। ऐसी दोस्ती भी किस काम की जब परेशानी में बुलाने का हक भी नहीं रखा। अनंत ने दूसरे हाथ से सीता के गाल को सहलाते हुए कहा, तुम्हारी 12वीं की परीक्षा चल रही थी, इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। सीता बोली, अच्छा बताओ हुआ क्या था? अनंत गहरी सांस लेते हुए बोला, पिताजी मेरी शादी अनुराधा से करना चाहते हैं। वो स्कूल में मेरे साथ पढ़ती थी और घर पर भी आना जाना है। वो शुरू से ही मुझे नापसंद करती थी और मेरा मजाक उड़ाती थी। पिताजी की देखा देखी वो भी मुझे मरियल कीड़ा बुलाती है। पापा ने जब 1 महीने पहले अपना निर्णय सुनाया तो मैंने इनकार कर दिया और उन्होंने हमेशा की तरह मुझे बहुत बुरा भला कहा। इस तरह के भावनात्मक दबाव मेरे अस्थमा को ट्रिगर कर देता है। सारी रात मेरी तबीयत खराब रही। मैंने अनुराधा से बात की और पूछा कि वो मुझसे शादी क्यों कर रही है। उसने कहा पहले तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने दबाव डाला तो वह मान गई। फिर हंसते हुए बोली, तुम तो बीमार रहते हो होने वाले पतिदेव, तुम आराम करना और मैं तुम्हारी दौलत से ऐश करूंगी। बोलते बोलते अनंत हाँफने लगा तो सीता ने उसको खामोश रहने को कहा। अनंत पलंग पर लेट गया और सीता उसके पास बैठ गई। उसकी बातें और हालत देखकर सीता का मन बड़ा द्रवित हो रहा था। अनंत ने कहा, एक दिन दोनों परिवार होटल में खाना खाने गए। मैं वैसे ही बहुत टेंशन में था, वहाँ भीड़ थी इसलिए घुटन महसूस हो रही थी। मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मैं बीच में उठकर बाहर जाने लगा तो पिताजी इस बात से इतना नाराज हो गए कि सबके सामने चीखना शुरू कर दिया। मुझे वहीं अटैक पड़ गया। अस्पताल में कई दिन रहा। डॉक्टर कहते हैं मेरे फेफड़े कमजोर हो गए हैं, मुझे आराम की ज़रूरत है। 2-3 दिन से फिर इसी बात के पीछे पड़े हैं। वो समझ नहीं रहे हैं अनुराधा से शादी करके मैं घुट घुट कर मर जाऊंगा। अनंत की बातें सुनकर सीता भी रो पड़ी। उसने अनंत का सिर अपनी गोद में रख लिया और धीरे धीरे सहलाने लगी। अनंत ने कहा, मैं अगर खुश और जिंदा रह सकता हूँ तो बस सीता तुम्हारे साथ, लेकिन पिताजी को यह बात पता चलेगी तो वो तुम्हें घर से निकाल देंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे अनुराधा से अपनी शादी ना होने दूं। सीता के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। वो जानती थी बड़े मालिक की ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता। सिर सहलाते हुए सीता का हाथ अनंत की पीठ पर चला गया तो वह करा उठा। उसने जरा सर उठाकर देखा तो चोट के निशान थे। अनंत ने कहा, एक दिन अपनी बेल्ट से भी मारा था अपनी बात मनवाने के लिए। सीता का दिल चित्कार उठा, कोई बाप ऐसा कैसे हो सकता है। उसने अनंत की शर्ट उतार कर देखी। 4-5 लंबाई में निशान थे जो अब भरने शुरू हो गए थे। उसने पास में रखी मरहम लेकर हल्के हाथों से अनंत की पीठ पर लगा दी। अनंत दुखी स्वर में बोला, एक तुम ही हो जो मेरी मजबूरी समझती हो, फिर भी मुझसे इतना स्नेह करती हो। मम्मी भी पापा के डर से खुलकर मेरा साथ नहीं देती हैं। बहुत अकेला महसूस करता हूँ। और उसके आंसू निकल पड़े। सीता उसकी दशा देखकर फपक पड़ी। अपनी बाहों में भरकर उसे बैठी रही। उसका मन कर रहा था कहीं दूर ले जाकर अनंत को इतना स्नेह दे कि उसके जीवन की सब कमी को भर दें। दोनों एक दूसरे की बाहों में निद्रा मग्न हो गए। सीता को कुछ असहज लगा तो उसकी आंख खुल गई। देखा अनंत उसके गालों, होठ और आंखों को चूम रहा था। वो हड़बड़ा कर उसे अलग करने ही वाली थी कि उसकी आंखों में असीम दर्द और अपने लिए प्रेम देखा तो ठिठक गई। वो कह रहा था, जानती हो जब से मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, हर रात कल्पना करता हूँ कि तुम मेरी बाहों में इस तरह लेटी हो और मैं तुम्हें अपने प्रेम से सरोबार कर रहा हूँ। सब कुछ भुलाकर तुम में समा गया हूँ।
सीता को कोई उत्तेजना महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन उसने अनंत की उत्तेजना में कोई बाधा नहीं डाली, खामोश पड़ी रही। जब अनंत थक कर सो गया तो चुपचाप उसको एक तरफ करके वो अपने घर चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था जो हुआ सही हुआ या गलत। राधा रानी ने यह सब न करने की हिदायत दी थी। वो 3-4 दिन तक चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रही। उसे घबराहट हो रही थी, जो भी उसे देखेगा समझ जाएगा उसने क्या किया था। धीरे धीरे वो सामान्य हुई, उसे समझ आया ऐसा कुछ नहीं है और उसने बगीचे में काम करना शुरू कर दिया। स्कूल से छुट्टी हो गई थी, आगे की पढ़ाई का पता नहीं था क्या करना है। उसे राधा रानी ने बताया अनंत की फिर तबीयत खराब हो गई है और उसे दिल्ली ले जाया जा रहा है बड़े अस्पताल में इलाज के लिए। 20 दिन बाद वो वापस तो आ गया, लेकिन अब कमरे में उसकी माँ हर समय उसके साथ रहती थी। राधा रानी उसे कह रही थी अब कुछ ठीक महसूस कर रहा था। 1.5 महीने हो गए थे और सीता अनंत से मिल ना सकी। अब उसको स्वयं को उल्टी और चक्कर की समस्या हो गई थी। पुरानी बातें सोचते सोचते सीता को पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। जब कंडक्टर ने आवाज लगाई तब देखा सुबह हो गई थी और मुसाफिर बस से उतर रहे थे। वो उतर कर गाँव जाने के लिए एक टेम्पो में बैठ गई। टेम्पो ने जहाँ उतारा वहाँ से पूछती हुई वो भास्कर टेक्सटाइल मिल तक पहुँच गई। लोहे के बड़े से गेट के बाहर खड़ी होकर घंटी बजाई, ना जाने कौन दरवाजा खोलेगा। 5 मिनट बाद जब दरवाजा खुला तो सामने एक 23-24 साल का हष्ट पुष्ट नौजवान खड़ा था। सीता ने घबराते हुए कहा भास्कर जी से मिलना है। नौजवान ने उसे आश्चर्य से देखते हुए कहा तुम? मैं ही भास्कर हूँ। वो उसे अंदर ले गया और बोला मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, तुम सीता हो। अनंत तुम्हारी बहुत बातें करता था। सीता को आश्चर्य हुआ, अनंत ने उसे भास्कर के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। उसने भास्कर को अब तक की सब अपनी आप बीती सुनाई तो वो उदास होते हुए बोला मैं अनंत के साथ स्नातक तक पढ़ा हूँ। तब शहर में अपने पापा के साथ रहता था। उसका और कोई दोस्त नहीं था। वो अपने दुख सुख मेरे साथ बांटता था। वो तुम्हारे बारे में इतना बोलता था कि मेरे दिमाग में एक तस्वीर खींच गई थी तुम्हारी। वैसे एक बार उसने मुझे तुम्हारी कुछ तस्वीरें दिखाई भी थी। सीता को याद आया जब अनंत को उसके जन्मदिन पर नया कैमरा मिला था तब उसने उसकी कुछ तस्वीरें खींची थी। भास्कर ने कहा तुम्हें लगता है अब अनंत इस दुनिया में नहीं रहा तो उसके पिता को तुम्हारे जिंदा रहने से कोई फर्क पड़ेगा? सीता बोली निश्चित तौर पर मैं नहीं जानती अनंत के साथ आखिरी समय पर क्या हुआ जो उन्होंने आत्महत्या की। उनके पिताजी मेरे बारे में कितना जानते हैं और क्या सोचते हैं, लेकिन मैं अनंत की आखिरी निशानी को इस दुनिया में लाकर बहुत प्यार से पालना चाहती हूँ। उसको वो सब देना चाहती हूँ जिससे अनंत वंचित रहे। भास्कर ने कहा मैं जानता हूँ वो जितना प्यारा इंसान था उतना प्यार उसे मिला नहीं। उसकी माता जी के अलावा बस मैं और तुम ही थे जो उसे दिल से चाहते थे। जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। माँ पहले ही नहीं रही थी। अनंत ने तब मुझे बड़ा हौसला दिया था। आखिरी साल था, किसी तरह पढ़ाई पूरी कर यहाँ दादाजी के पास आ गया था। अब तो वो भी नहीं रहे। मैं उनके इस उद्योग को संभाल रहा हूँ। अनंत कहता था कि बस सीता बालिग हो जाए फिर मैं उससे विवाह करके यहाँ आ जाऊँगा और हम अपने अपने परिवार के साथ आराम से रहेंगे। बस कुछ समय और झेल लेता तो शायद उसका यह सपना भी पूरा हो जाता। भास्कर की आंखों में आंसू थे। तुम ठीक कहती हो, हम दोनों उसकी इस अमानत की देखभाल करेंगे। तभी घंटी की आवाज़ सुनाई दी। भास्कर बोला कमला ताई होंगी, इस समय आकर घर के सारे काम कर जाती हैं, खाना भी बनाती हैं। उन्होंने तुम्हें देख लिया तो आधे घंटे में गांव में सबको पता चल जाएगा। वैसे आज टेक्सटाइल मिल की छुट्टी है, कारीगर तो कोई आएगा नहीं। मैं उनको कहता हूँ मुझे शहर जाना है इसलिए उनकी छुट्टी है। 10 मिनट बाद जब भास्कर वापस आया तो सीता वहीं बैठी थी जहाँ छोड़ गया था। वो रसोई में गया और दोनों के लिए चाय ब्रेड लेकर आया। भास्कर ने कहा आगे क्या करना है ये सोचना होगा। अगर तुम गर्भवती नहीं होती तो तुम्हें गांव में कहीं भी ठहरा देता अपनी दूर की रिश्तेदार बताकर, लेकिन अब लोग बात बनाएंगे। शहर जाकर किसी मंदिर में शादी कर लेते हैं जिससे बच्चे को पिता का नाम भी मिल जाएगा। सीता आंखें फाड़े भास्कर को देख रही थी। नहीं नहीं, मैं आपको इस तरह से किसी जबरदस्ती के बंधन में नहीं बांध सकती। आप अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लीजिए। भास्कर ने कहा अकेले बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है। बच्चे को सुरक्षात्मक और खुशनुमा माहौल देने के लिए एक कदम उठाना आवश्यक है। सीता इतनी थकी हुई थी कि उसमें विद्रोह करने की शक्ति नहीं थी। सारा दिन भास्कर जैसा कहता रहा वो यंत्र चलित सी निर्देशों का पालन करती रही। शहर जाकर आर्य समाज मंदिर में फेरे भी ले लिए और लेडी डॉक्टर से चेकअप भी करा लिया। डॉक्टर के अनुसार सीता में खून की कमी थी।
खाने पीने का खास ध्यान रखना होगा। लौटते वक्त भास्कर ने फल और अन्य खाद्य पदार्थ जिनसे ताकत मिलती है खरीद ली। भास्कर के घर में 3 कमरे थे। उसने एक कमरा अलग से सीता को दे दिया। रात को सीता को लेटते ही नींद आ गई, लेकिन आधी रात के बाद उसे बेचैनी होने लगी। कभी पिता की फिक्र होती तो कभी आनंद के लिए मन रोता। अगले दिन सारे गांव में भास्कर के विवाह की बात फैल गई। किसी न किसी बहाने गांव वाले सीता को देखने आने लगे, लेकिन भास्कर उसके खाने पीने को लेकर बड़ा सतर्क रहा। धीरे धीरे सबका उत्साह ठंडा हुआ तो सीता की दिनचर्या निर्धारित हो गई। वो कमला के साथ मिलकर घर के काम करती। घर और मिल के बीच में पड़ी खाली जमीन पर उसने फूल और सब्जियों के पौधे लगाए। शाम को अकेले खाना बनाती। भास्कर के आने के बाद खाना खाकर कुछ देर टीवी देखती, फिर सोने चली जाती। भास्कर को उसका घर में रहना बहुत अच्छा लगने लगा। पहले जब शाम को घर आता था तो स्वयं रोशनी जलाता, कुछ खाने को बनाता, कुछ सुबह का रखा होता तो वो खा लेता। वैसे तो सीता बिल्कुल खामोश रहती थी, लेकिन भास्कर को उसकी उपस्थिति खाली घर में बहुत सुकून देती। वो उसको सारे दिन मिल में जो घटित होता उसके बारे में बताता रहता। मिल की खिड़की में से वो जब तब झांक कर देखता रहता। सीता बगीचे में काम करती देखती तो उसकी आंखें तृप्त हो जाती। वो कई बार सोचता सीता को अपने दिल का हाल बता दे, लेकिन उसकी मनोस्थिति देखकर ठिठक जाता। आधा प्रेम तो वो सीता को बिना देखे ही करने लगा था जब अनंत सीता के बारे में बात करता रहता था। अब तो वो साक्षात उसके सामने थी। उसकी कल्पना को मूर्त रूप मिल गया था। सीता उसकी सोच से अधिक सुंदर थी तो उसका दीवाना होना लाजमी था। सीता जब भी भास्कर की तरफ देखती वो उसे निहार रहा होता। वो उसकी उपस्थिति में बहुत असहज महसूस करती, इसलिए बिल्कुल चुप रहती। उसे भास्कर की बातें सुनना अच्छा लगता। वो उसका इतना ध्यान रखता, इससे उसका मन प्रफुल्लित हो जाता था। लेकिन उसे ग्लानि अनुभव होने लगी कि उसकी कोख में अनंत का बच्चा है और वो भास्कर के बारे में ऐसे विचार अपने मन में पनपने दे रही है। 7 महीने हो गए थे और उसने अपने दिल में इस तरह की बातों का ऐसा जाल बुन लिया था कि वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाती थी। भास्कर को उसकी चिंता होती, लेकिन उसकी परेशानी के कारण वो समझ नहीं पाता। एक रात भास्कर पानी पीने उठा तो सीता के कमरे में उसे सिसकने की आवाज आई। दरवाजे को खटखटाने के लिए हाथ लगाया तो वो खुल गया। अंदर सीता नींद में रो रही थी। भास्कर ने उसे झिझोड़ा तो घबरा कर उठ गई और भास्कर को देख उससे लिपट कर रोने लगी। भास्कर उसे काफी देर तक सहलाता रहा, फिर कारण पूछा तो वो बोली, अनंत सपने में दिखते हैं रात को, बहुत दुखी लगते हैं, कभी बचाओ बचाओ चिल्लाते हैं तो कभी रोते रहते हैं। भास्कर समझ गया कि सीता अभी पुरानी यादों से निकली नहीं है। वो बोला, सीता अगर तुम भूतकाल से बाहर नहीं निकलोगी तो जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें अफसोस है कि आखिरी समय तुम अनंत की मन की स्थिति समझ नहीं पाई, और अगर समझ जाती तो अनंत को बचा लेती। अपने आप को दोषी मानती रहोगी तो इस तरह सपने आते रहेंगे। तुम अनंत के लिए जो कर सकती थी किया। हम सब की सीमाएं होती हैं जिसके आगे हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। तुम उसका भाग्य नहीं बदल सकती थी। नियति में उसके जो लिखा था वो तुम मिटा नहीं सकती थी। तुम अपना और बच्चे का ध्यान रखो, इस तरह तुम दोनों को नुकसान पहुंचा रही हो। सीता को भास्कर की बात समझ आ रही थी। उसने अपने दिमाग पर नियंत्रण रखने का निश्चय किया। भास्कर उसकी समस्या समझ गया था। अब उसकी खुराक के अलावा खुश रहने की हिदायत देता रहता। नियत समय पर सीता ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। दोनों ने आपसी सहमति से उसका नाम अनंत रखा। बच्चे के साथ दोनों बड़े खुश थे। भास्कर को लगता था उसका परिवार पूरा हो गया है, बस सीता उसके मन की बात समझ जाती तो और अच्छा होता। सीता भी इस एहसास से अनभिज्ञ नहीं थी, लेकिन अपनी ओर से कोई संकेत देने में संकोच महसूस कर रही थी। अनंत 1.25 महीने का हो गया था। गांव की औरतों ने मिलकर सीता की सारी रस्में पूरी कर दी थी। शाम हो गई थी। भास्कर खुश था। आज सीता से मन की बात करेगा और फिर 1 हफ्ते के लिए उसके साथ कहीं बाहर घूमने जाएगा। कारीगरों ने काम बंद करके निकलना शुरू कर दिया था। तभी एक कारीगर दौड़ता हुआ आया और बोला, भास्कर भैया, कोई बड़ी गाड़ी से शहर से सेठ आया है, सीता भौजाई के लिए पूछ रहा है। भास्कर सब काम छोड़कर तुरंत भागा। घर के बाहर देखा, अनंत के पिता थे। सीता से रौबदार आवाज में बात कर रहे थे। जगतपाल ने कहा, तो तुम यहाँ छुप कर बैठी हो 9 महीने से? तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारे पिता को बिना कुछ कहे जाने दिया कि उसे पता होगा तुम कहाँ हो, सीधे तुम्हारे पास जाएगा। वो अपने गांव चला गया। वहां तुम्हारा कोई अता पता नहीं चला। तुम्हारे और अनंत के सब सहपाठियों और जानकारों को खगाला तब यहाँ पहुंचे हैं। तुमने अनंत को अपने रूप जाल में फंसाया था, तभी वो अनुराधा से शादी नहीं करना चाहता था।
बेहोशी में भी जब वो तुम्हारा नाम ले रहा था तब हमने समझा जवानी का जोश ठंडा करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन तुमने ऐसे वश में कर रखा था कि उसे किसी और से शादी करने के स्थान पर मरना स्वीकार था। खैर ये बच्चा उसका है, इसे हम पालेंगे और अपना वारिस बनाएंगे। सीता ने कहा, नहीं, यह मेरा पुत्र है। आपने अपने पुत्र का जो हस्र किया वो मैं इसका किसी भी हालत में नहीं होने दूंगी। जगतपाल के इशारे पर उसके साथ आए लोगों में से एक बढ़ा बच्चे को झपटने के लिए, तभी भास्कर बीच में आ गया। दूसरे गार्ड ने इतने में गोली चला दी। ये देखते ही कारीगरों की भीड़ बेकाबू हो गई। कुछ गार्ड्स की तरफ भागे, कुछ उनकी बंदूकें छीनकर उनको पीटने लगे। 2-3 भास्कर को लेकर अस्पताल चले गए। कारीगरों में भास्कर के कारण गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो सब जगतपाल की तरफ बढ़ने लगे। बेकाबू भीड़ को अपनी तरफ बढ़ता देख जगतपाल ऐसा घबरा गया कि उसको दिल का दौरा पड़ गया। उसको गिरता देख सीता बच्चा किसी को और पकड़ाकर जगतपाल की तरफ लपकी। भीड़ को समझा बुझाकर शांत किया और जगतपाल को भी अस्पताल भिजवाने का प्रबंध किया। भास्कर की उसे बहुत चिंता हो रही थी। गांव में कोई अच्छा अस्पताल था नहीं, इसलिए शहर ले जाना पड़ा और उसमें 1 घंटा बर्बाद हो गया। अस्पताल में बैठी सीता का बुरा हाल था। ना जाने क्या होगा, कैसे रहेगी भास्कर के बिना। भास्कर का ऑपरेशन हो रहा था, गोली कंधे में लगी थी। डॉक्टर ने जब बताया ऑपरेशन सफल रहा तो उसने राहत की सांस ली। जगतपाल को डॉक्टर नहीं बचा पाए। भास्कर को देखकर सीता के आंसू आ गए। उसके पास बैठते हुए बोली, बहुत डर गई थी, आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। भास्कर ने कहा, जानता हूँ, मुझे भी यह एहसास हो गया था कि मैं भी तुम्हारे बिना जीवन नहीं काट सकता हूँ। एक हाथ से सीता के हाथ को अपने होठों के पास ले जाते हुए बोला, ये पंगा नहीं पड़ा होता तो मैं तुम्हें शादी के 9 महीने बाद हनीमून पर ले जाने की सोच रहा था। कोई बात नहीं, ठीक होते ही चलेंगे, तब तक बोलकर बताऊंगा तुम्हें कितना प्यार करता हूँ और कब से। सीता लजाते हुए बोली, नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे आपकी आंखों में दिख रहा है। जो गोली मुझे लगती वो आपने अपने ऊपर ले ली। ये इस बात का प्रमाण है कि आपका प्रेम कितना गहरा है। भास्कर ने पूछा, आनंद कहाँ है। सीता ने कहा, अपनी दादी के पास। बड़े मालिक की तबीयत के बारे में जब बड़ी मालकिन को पता चला तो वे तुरंत आ गई। पति के देहांत के कारण दुखी हैं, लेकिन आनंद को गोद में लेकर संतुष्ट हैं। भास्कर चिंतित स्वर में बोला, अगर वो उस पर अपना अधिकार जमाने लगी तो। सीता ने कहा, वो कह रही थी कि अब शहर में अकेले उनका मन नहीं लगेगा, वो गांव में आकर रहेंगी, आनंद के लालन पालन में मदद करेंगी। इतनी जायदाद का वो अकेली क्या करेंगी, इसलिए गांव में अच्छा अस्पताल और स्कूल बनवाने में उसका उपयोग करना चाहती हैं। इस तरह उनको लगता है कि पति के पापों का प्रायश्चित हो जाएगा और उनको बेटे की आत्मा की शांति भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।